हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। कल हमने जो है प्रीलिम्स फोकस्ड कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बेस्ड करंट अफेयर के आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है सो दैट इज बेस्ड ऑन पिच ब्लैक एक्सरसाइज। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पिच ब्लैक एक्सरसाइज। सो पिच ब्लैक इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द क्वाड पार्टनर कंट्रीज। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये पिच ब्लैक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो है ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो क्वाड मेंबर कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज दिस एक्सरसाइज एम्स टू ऑन ऑपरेशनल स्किल्स थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर कंट्रीज। क्या ये मेंबर कंट्रीज के बीच में ऑपरेशनल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन बोलता है कि ये क्वाड पार्टनर कंट्रीज के बीच में मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रीजन इज क्वाड कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? क्वाड कंट्रीज के अंदर में क्वाड इज अ ग्रुपिंग जिसके अंदर में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये चार कंट्रीज का एक ग्रुप है जो चाइना को कंटेन करने के लिए एक बेसिकली ग्रुपिंग बनाई गई है मेनली। उसके बीच में ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ऐसा पहला स्टेटमेंट बोलता है बट ऐसा है नहीं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है ये पिच ब्लैक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इट इज एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है वो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है हर 2 से 4 साल के पीरियड में, जिसमें वो कुछ कंट्रीज को इनवाइट करती है या कोई कंट्री वॉलंटरली खुद से ज्वाइन करना चाहता है तो वो उस एक्सरसाइज को ज्वाइन करता है। तो ये एक्सरसाइज हर 2 से 4 साल के पीरियड में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कंडक्ट करती है। इंडिया ने 2018 में फॉर द फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। एंड द नेक्स्ट टाइम इज इन 2022 जिसमें इस एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। तो सिंस इट इज नाइदर अ नेवल एक्सरसाइज क्योंकि ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, नॉर इट इज क्वाड पार्टनर कंट्रीज के बीच में क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, नॉट ऑफ अ फिक्स्ड ग्रुपिंग। कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इस हिसाब से रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बोलता है कि ये मेंबर कंट्रीज के बीच में ऑपरेशनल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एम करता है। तो यस डेफिनेटली ये ऑपरेशनल स्किल्स एयरफोर्स के जो डिफेंस और कॉम्बैट के जो ऑपरेशनल स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में काम करता है, बट इट इज़ नॉट बिटवीन मेंबर कंट्रीज। जैसा कि मैंने बताया ये किसी ग्रुपिंग की एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ मेंबर्स ही पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सरसाइज ओपन टू ऑल जिसमें ऑस्ट्रेलिया जिनको इनवाइट करता है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या करते हैं जनरली। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडियज अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने के कारण ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज नाइदर वन नॉर टू। Then the second question talks about creation of new district in any state. तो क्वेश्चन ये पूछता है कि a new district in a state can be created by state government by issuing an order and notifying it in the gazette. This is the first statement. Second statement is when a district's name has to be changed, the state government should get the no objection certificate या no objection certificate या NOC from the center. ये क्वेश्चन जो है ये किसी भी नए डिस्ट्रिक्ट को बनाने पे या उसके नाम चेंज करने से डील करता है। पहला ऑप्शन ये बोलता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में नया डिस्ट्रिक्ट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है उस स्टेट की, सिंपली एक ऑर्डर को इशू करके और उसको नोटिफाई करके गैजेट में। पहला ऑप्शन ये बोलता है और दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से एनओसी ऑब्टेन करना जरूरी होता है या कंपलसरी होता है। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में जब एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाता है तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है। तो किसी भी स्टेट में नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में होती है, जो या तो असेंबली में कोई लॉ पास करके या फिर सिंपली एक ऑर्डर इशू करके उसको गैजेट में नोटिफाई करके नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकती है। और नए डिस्ट्रिक्ट बनाने में सेंटर का कोई भी रोल नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हाउएवर किसी डिस्ट्रिक्ट का जब नाम चेंज किया जाता है या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जाता है तब जरूर उसमें रोल प्ले करती है। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को सेंड करनी होती है। जब वो एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं देन ओनली दे विल बी एबल टू चेंज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन। ये दो ऑप्शन फिर से अब हम देख लेते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट की प्रोसीजर, नाम रखने की प्रोसीजर, नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की प्रोसीजर और नाम चेंज करने की प्रोसीजर देख ली।
तो उस अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने ऑर्डर या गैजेट में नोटिफाई करके नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकती है। और सेकंड ऑप्शन भी सही है, बिकॉज इट सेज कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की नीड होती है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दैट इज व्हाई द ऑप्शन राइट आंसर इज सी। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्रिप्टो गैस फीस। So consider the following statements about crypto gas fees. The first option is crypto gas fee is the transaction fee paid to miners on a blockchain network to get a user's transaction included in the block. And the second option is crypto gas value fee value is fixed by Global Blockchain Association. तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है क्रिप्टो गैस फी की डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है। क्रिप्टो गैस फी डेफिनेशन क्या इस स्टेटमेंट दी हुई है कि क्रिप्टो गैस फीस उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं जो माइनर्स जो हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे किसी भी ट्रांजैक्शन को एंटर करने के लिए जो फीस लेते हैं यूजर से, उसको क्रिप्टो गैस फीस बोलते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन इन फर्स्ट। द सेकेंड स्टेटमेंट इज कि क्रिप्टो गैस फी वैल्यू जो है, मतलब माइनर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ब्लॉक बनाने के लिए जो फीस लेते हैं, ये फीस ग्लोबल ब्लॉकचेन एसोसिएशन फिक्स करती है। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। तो हम देख लेते हैं सही आंसर क्या है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉकचेन क्या होती है और कैसे काम करती है। तो ब्लॉकचेन क्या है? एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, क्लाउड नेटवर्क है, मतलब एक स्पेस, इंटरनेट स्पेस जो होता है उस पे एक चेन है ट्रांजैक्शन की, जिसमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन का एक नया ब्लॉक बन के जुड़ जाता है। ये ब्लॉक बनाता कौन है? तो ये जो ब्लॉक बनाते हैं इनके जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होते हैं जो इस ब्लॉकचेन को क्रिएट करते हैं, ये ब्लॉक को, नए ट्रांजैक्शन के ब्लॉक को क्रिएट करते हैं, दीज प्रोफेशनल्स आर नोन एज माइनर्स। ठीक है, तो अब अगर मुझे किसी को ट्रांजैक्शन करना है, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने किसी एक माइनर को बोला कि मुझे एक ट्रांजैक्शन करना है, मुझे अपने एक फ्रेंड को मनी भेजना है। तो वो माइनर जो है एक ब्लॉक बनाएगा उस ट्रांजैक्शन का कि 100 रुपीज़ का एक ट्रांजैक्शन होना है और ये पर्सन ए पर्सन बी को सेंड करेगा ऑनलाइन थ्रू ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉक क्रिएट होने के बाद जितने भी माइनर्स जो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट स्पेस से, जहाँ पे ब्लॉकचेन पूरी की पूरी ब्लॉकचेन डली हुई है, तो ये ब्लॉकचेन में पहले के सारे जो नेटवर्क हैं, सारे के सारे जो माइनर्स बैठे हुए हैं नेटवर्क पे, वो सारे के सारे माइनर्स पहले अप्रूव करते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, जिस पर्सन ने ये ट्रांजैक्शन करवाया उसने 100 रुपीज़ दिए हैं, और ये ट्रांजैक्शन में मतलब कोई हैक करके सिस्टम को ये ब्लॉक क्रिएट नहीं कर रहा है, ये ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन है, ऑथेंटिक मनी आई है और उसके बदले में ये ब्लॉक बनाया गया है ट्रांजैक्शन का। तो जब सारे के सारे माइनर्स इसको अप्रूव कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है अप्रूव करने के बाद एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है जो मेरे ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये सबको दिखता है, क्रॉस द वर्ल्ड सबको दिखता है कि मैंने किसी दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफर की है। दिस इज हाउ ब्लॉकचेन नेटवर्क या ब्लॉकचेन वर्क्स। और ये जो माइनर होता है जिसने मेरे ट्रांजैक्शन का ब्लॉक क्रिएट किया है, इसको मैं कुछ फीस देता हूँ जिसको बोलते हैं क्रिप्टो गैस फी। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट इज द ट्रांजैक्शन फीस पेड टू द माइनर्स ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क टू गेट अ यूजर्स ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन द ब्लॉक। ये माइनर मेरे मेरे जो ट्रांजैक्शन का ब्लॉक है उसको उस ट्रांजैक्शन चेन में इंक्लूड करवा रहा था, तो उसके लिए जो मैं फीस दे रहा हूँ उसको बोलते हैं क्रिप्टो गैस फीस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात आती है कि क्रिप्टो गैस फी वैल्यू, मतलब माइनर मुझसे कितने चार्ज लेगा, कितनी फीस लेगा ये ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एसोसिएशन फिक्स करता है। सो वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये ब्लॉकर्स, ये जो माइनर्स होते हैं, ऑब्वियसली ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। अगर मैं 100 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन लेके इनके पास जाता हूँ और कोई मेरे साथ में सपोज कोई और पर्सन आता है इनके पास जो बोलता है मुझे 1000 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करवाना है, तो ऑब्वियसली वो ब्लॉकचेन माइनर जो है वो ये बोलेगा कि मैं 1000 रुपीज़ वाले का चार्ज ट्रांजेक्शन जो है पहले काम करूंगा उसका, सो क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा कमाई होगी। तो उस केस में व्हाट आई विल से कि आप 1000 रुपीज़ पे उससे 200 रुपीज़ फीस ले रहे हो, मैं आपसे 250 रुपीज़ लूंगा। तो 1000 रुपीज़ वाला क्या बोलेगा कि मैं 300 रुपीज़ लूंगा। तो ऐसे करके जब तक एक दोनों में से एक कोई हार नहीं मान लेगा, ब्लॉकचेन माइनर जो है, जो ब्लॉक क्रिप्टो गैस फी चार्ज कर रहा है, वो अपनी क्रिप्टो गैस फीस को बढ़ाता रहेगा डिमांड के बेसिस पे। सो दैट इज वाई क्रिप्टो गैस फी की जो वैल्यू है ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एसोसिएशन फिक्स नहीं करता। इट इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई टू द माइनर्स। कितने यूजर्स ट्रांजेक्शन लेके एक बार में करवाना चाहते हैं और वो कितनी फीस देने को तैयार है माइनर को ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करने के लिए,
तो क्रिप्टो गैस वैल्यू उस हिसाब से डिसाइड होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, दैट इज वाई द आवर आंसर इज वन ओनली, दैट इज ए। दिस ऑल्सो अवर थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमको दिए हैं आगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन एंगेज्ड इन फार्मिंग हैज फॉलन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades. And the second option is there has been a reversal of the trend in the last 2 years which has seen the shares of those employed on farms rise. तो ये फार्मिंग साइड में या फार्म फील्ड में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो फार्मिंग में एंगेज्ड है, वो पिछले लास्ट 30 ईयर्स में फॉल हुई है, मतलब रिड्यूस हुई है। मतलब फार्म फील्ड पे काम करने वाले लोग वर्किंग पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में एज अ टोटल प्रोपोर्शन कम हुए हैं या गिरे हैं। बट ये जो ट्रेंड है, मतलब जो फॉल हो रहा था फार्मिंग में, जो लोग एम्प्लॉयड थे जो कम होते जा रहे थे, ये लास्ट 2 ईयर्स में बढ़ने लगे हैं। मतलब ट्रेंड जो है उल्टा हो रहा है। सो देयर हैज बीन अ रिवर्सल ऑफ ट्रेंड इन द लास्ट 2 ईयर्स विच हैज सीन द शेयर ऑफ दोज एम्प्लॉयड, मतलब जो फार्म्स में काम करते हैं उनका शेयर जो है वो लास्ट 2 ईयर्स में बढ़ा है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये देख लेते हैं। ये एक बेसिकली सर्वे आया था लास्ट ईयर में, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बना था। तो हेयर यू कैन सी परसेंटेज शेयर ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन या कितनी परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में ओवर द ईयर्स एम्प्लॉयड है, ये उसका स्टैटिस्टिक उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे यू कैन सी कि 1993 1994 में, मतलब आज से 30 साल पहले, हमारी 61% पॉपुलेशन जो है ये एग्रीकल्चर में एंगेज थी। फिर वहाँ से धीरे धीरे कम होते होते 2018-19 में इट केम डाउन टू 41.4%। तो मतलब लास्ट 30 ईयर्स में पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो था। 3 डिकेड्स में, मतलब लास्ट 3 डिकेड में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व वर्कफोर्स का प्रोपोर्शन तो कम हो रहा था, दैट इज राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर राइट हो जाता है कि इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन फार्मिंग हैज फॉलन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स। अब हम आते हैं सेकंड स्टेट पे, सेकंड स्टेटमेंट में कि लास्ट 2 ईयर्स में क्या ट्रेंड है। तो यू कैन सी हियर कि 2018-19 में 41% वर्कफोर्स थी, 2020 में इट हैज़ बिकम 44%, मतलब 41 से 44, मतलब 2 to 3% का इंक्रीज वापस हुआ है फार्म फील्ड में या एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स का। सो ये बोलता है कि सेकंड हमारा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। यू कैन सी हियर अगेन नीचे जो चार्ट बना है, एग्रीकल्चर में 2011-12 में 47% वर्कफोर्स इन्वॉल्व थी, 2019-20 में इट बिकेम 44.3%, 2018-19 में इट गॉट 141.14%, and 2020 में you can see here it became 44%. So this statement is right, or both the statements are right, कि पहले कम हो रहा था 3 डिकेड्स में और उसके बाद लास्ट 2 ईयर्स में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, मतलब अब वापस एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स इंक्रीज हो रही है। इसके साथ में मैं एक स्टेटिस्टिक और है जो क्वेश्चन से रेलिवेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में 2011-12 में 12.5% वर्कफोर्स इन्वॉल्व थी, 2020-21 में इट हैज़ बिकम 11%। लास्ट मतलब पास्ट 1 डिकेड में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व वर्कफोर्स जो है वो कम हो गई है। एंड सर्विस सेक्टर में 28% थी 2011 में, इट हैज़ बिकम 30%, मतलब सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स का इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है जिसमें वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है वो 24% से 23% पे आ गई है, मतलब देयर हैज बीन फॉल ऑफ 1% इन द ईयर 2020-21। सो हमारे क्वेश्चन पे अगर वापस आए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, जैसा कि हमने देखा। तो हमारा आंसर सही हो जाता है सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देन वी मूव ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कॉटन लीफ कर्ल डिसीज CLCUD is a bacterial disease of plants caused by whitefly attacks. First statement is this. ये एक डिसीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, कॉटन लीफ कर्ल डिसीज के बारे में। तो ये डिसीज क्या है, पहला स्टेटमेंट ये पूछता है कि इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज ऑफ प्लांट्स caused by whitefly attacks. The second statement is it affects the overall growth and yield of the plants. The leaves of infected cotton curls both upward and downward. Second statement ये बता रहा है कि इस डिसीज से क्या होता है। तो ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि ये डिसीज जो है ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड यील्ड की जो है उसको दोनों को इफेक्ट करती है। और जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसकी लीव्स जो हैं ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड कर्ल हो जाती हैं। तो हमको ये बताना है कि क्या ये आंसर दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है, या दोनों सही है। पहले तो हम देख लेते हैं कॉटन लीफ कर्ल डिसीज क्या होती है। ये कॉटन लीफ कर्ल डिसीज एक वायरस से होने वाली डिसीज है।
जो कि कौन स्प्रेड करता है? एक इंसेक्ट जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई। तो ये व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट वायरस कंटेन करता है, और जब ये व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट इस पेड़ पे बैठता है, पर्टिकुलरली ये कॉटन या कॉटन की सिमिलर स्पीशीज वाले जो प्लांट्स हैं उन पे जाके बैठता है और उनका सैप, उनका जो रस है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। और जब वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है अपना फूड उस प्लांट में से, तो ये इस वायरस को इसके अंदर में छोड़ देता है, और ये वायरस जो है फिर इन प्लांट को डिसीज करता है। तो यू कैन सी हियर कि इस प्लांट में डिसीज के टाइम पे इसमें लीव्स जो होती हैं, लीव्स की वीन जो होती है वो स्वेलन हो जाती है, स्वेलन होने के साथ ब्लॉक हो जाती है, या फिर इनकी जो लीव्स हैं, यू कैन सी हियर इन पिक्चर में कि लीव्स जो हैं ये कर्ल हो जाती हैं, इस तरह से मुड़ जाती हैं, तिरछी अंदर हो जाती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स दोनों साइड, किसी किसी लीव्स में अपवर्ड्स, किसी किसी लीव्स में डाउनवर्ड। तो हमारे स्टेटमेंट पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है कि बैक्टीरियल डिसीज है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वी जस्ट सॉ इट इज अ वायरल डिसीज। एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेज कि इट इफेक्ट्स द ओवरऑल ग्रोथ, तो यस इट इज राइट, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की ईल्ड को अफेक्ट करता है। कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इंडिया में लास्ट ईयर इसका अटैक हुआ था वाइट फ्लाई का, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में, जिसके कारण कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया था इस इंसेक्ट के इन्फेक्शन के कारण, इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण। एंड दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। तो हमारा फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, इसलिए जो राइट आंसर बनता है दैट इज बी टू ओनली। So these were the 5 MCQ of today. I hope ki these MCQs were beneficial for you. You got to learn new things. And if you like the video, please do share it with your friends, and do subscribe to the channel if you haven't till yet. Thank you very much for watching the video.